हेलो बच्चों, मैं केटू सर। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने सीखा था संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया, दो विस्थापन अपक्रिया। अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है बच्चों, उदासीनीकरण अपक्रिया। और ऐसे वन बाय वन करके हम चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। तो बच्चों हम बात करते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया, जो बोर्ड पर हमने लिख रखा है पहले से ही। तो बच्चों जैसे लिखा है उदासीनीकरण अपक्रिया, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ये भी एक रिएक्शन का ही टाइप होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो उसके उपरांत क्या होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होने का मतलब ये है बच्चों कि इस रिएक्शन में ज्यादातर क्या होते हैं, हमारे एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो जानते हैं, तो यहाँ डेफिनेशन में भी लिख रखे हैं जैसे कि जब अम्ल और क्षार आपस में परस्पर अपक्रिया करके किसी लवण का और जल का निर्माण करते हो तो हम इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम बात करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है HCl और NaOH। तो ये जो HCl है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, तो ये एक्वस फॉर्म में है, यानी वाटर प्रेजेंट है। और दूसरा हमारा NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस है। ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं बच्चों तो क्या होता है, ये अपने आयनों में टूटकर और एक दूसरे से एक्सचेंज होकर के NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, ये हमारा लवण की तरह कार्य करेगा, यानी ये लवण है। और ये क्या हुआ, जल का मॉलिक्यूल बनता हुआ नजर आया। तो ये जैसे ये इसका ये क्या होगा बच्चों, जैसे ही वाटर में इसको हम डालेंगे, ये एक्वस सोल्यूशन में क्या करेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसमें ये ब्रेक डाउन होगा। ऐसे यहाँ ये जो हमारा क्षार है ये भी क्या होगा, अपने आयनों में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये क्या करेंगे बच्चों, आयन एक दूसरे को एक्सचेंज करते हुए Na जो होगा वो Cl के साथ शिफ्ट होता नजर आएगा, और जो H पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव के साथ आता हुआ नजर आएगा। दैट इज यहां से जो हमें मिलेगा वो NaCl और HOH, दैट इज H2O। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमने जाना बच्चों। अब हम बात करते हैं H2SO4, ये दूसरा हमारा एग्जांपल है। एक ये अम्ल है और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज ये क्षार है। तो ये भी क्या करेगा बच्चों, ये एसिड है और ये हमारा बेस है। अब हमें पता है एसिड और बेस यदि हम आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये जो बनने वाला कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, यहाँ पर एक ये लवण की भांति कार्य करेगा। तो ये बच्चों लवण होगा और ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बनता हुआ नजर आएगा। अब हम देखेंगे बच्चों, ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी बैलेंस, ये जो मॉलिक्यूल है इनकी इन्हें पार्टिसिपेट करने वाले तत्वों की संख्या अलग अलग है, यानी इधर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए ये जो 2 यहाँ पे लिख रखे हैं बच्चों, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस तरीके से क्या होता है बच्चों, हमने जाना उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, कि जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल बनता हुआ नजर आएगा। अब हम देखेंगे बच्चों, ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी बैलेंस, ये जो मॉलिक्यूल है इनकी इन्हें पार्टिसिपेट करने वाले तत्वों की संख्या अलग अलग है, यानी इधर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए ये जो 2 यहाँ पे लिख रखे हैं बच्चों, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस तरीके से क्या होता है बच्चों, हमने जाना उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, कि जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। अब हमारा जो अगला रिएक्शन है उसको हम जानेंगे, क्या है बच्चों, ऑक्सीकरण अपचयन। ये भी एक प्रकार की अपक्रिया में कंसीडर किया जाता है। तो बच्चों इसको हम जानने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। तो इसमें अलग अलग रूल्स बताए गए हैं मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे, और कुछ होते हैं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। तो बच्चों ऑक्सीकरण संख्या को समझने के लिए हम, जैसे क्लास 9 वगैरह में हमें बताया गया होगा कि किसी भी तत्व के बाह्य कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों,
जैसे ऐसे तत्व जिनके बाह्य कक्षक में क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो उनका क्रम से जो ऑक्सीकरण संख्या होता है +1, +2, +3, +4 होता है। और बच्चों जिन तत्वों के बाह्य कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्रमशः क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि 8 में से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं जो भी संख्या होती है। तो ये होगा जिसमें 5 होंगे उसका -3, जिसमें 6 होगा -2, और जिसमें 7 होगा वो -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या बच्चों ये धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्नात्मक 0 भी हो सकती है किसी भी तत्व के लिए। तो बच्चों समझते हैं इसके डेफिनेशन को एक एक करके। हम लोग पहले ऑक्सीकरण को जानते हैं, फिर उसी के जस्ट अपोजिट मैंने लिख दिया है साइड में अपचयन के बारे में। तो बच्चों हम पहले जानते हैं, इसमें पहले बता रखा है किसी भी तत्व में हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, ये क्या होता है, इसको बच्चों हम ऑक्सीकरण संख्या के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। तो बच्चों जैसे एग्जांपल में हमने दे रखा है यहाँ पर एक सोडियम धातु है और दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में संयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन के आफ्टर क्या हो रहा है बच्चों, Na2O में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज यहाँ पर क्या हुआ है, ये सोडियम और ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन करके जुड़ रहे हैं। दैट इज यहाँ Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसके साथ Na के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है ये जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज हम कह सकते हैं कि जो सोडियम है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आफ्टर ये क्या है, जैसे Hi है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, दैट इज अब हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा बच्चों, यहां से हम देख रहे हैं H2 मॉलिक्यूल और I2 मॉलिक्यूल में ये अलग हो रहा है। दैट इज यहाँ कह सकते हैं कि जो I नेगेटिव है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट इज यहाँ से क्या हो रहा है, H अलग होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हो गया। इसके जस्ट अपोजिट हम जानते हैं यहाँ अपचयन को लेकर किसी तत्व में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना, यानी जैसे हमने यहाँ देखा कि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था और ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ इसका अपोजिट है कि हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, जुड़ेगा और ऑक्सीजन परमाणु क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे हमने लिख रखा है बोर्ड पे, CaO है और H2O है, H2 सॉरी। और ये बच्चों क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करके ये क्या कर रहा है, जो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड था इसके साथ जो ऑक्सीजन आया हुआ था ये क्या कर रहा है, CO अलग हो रहा है, और ये जो ऑक्सीजन था ये क्या कर रहा है, H के साथ शिफ्ट हो रहा है यहाँ, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन अलग हो रहा है इस CU के साथ। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर, ये जो कॉपर ऑक्साइड था इसका रिडक्शन हो गया, इससे ऑक्सीजन अलग हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल में हम समझते हैं, जैसे H2 है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हमारा सल्फर है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, H2S में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट इज यहाँ पे S नेगेटिव, दैट इज इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी इसके साथ क्या हो रहा है, H2 जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बच्चों था मॉलिक्यूल के बेस पे। आगे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, जैसा मैंने अभी कहा ऑक्सीकरण संख्या को लेकर, यदि कोई तत्व, ज्यादातर इसमें मेटल होते हैं बच्चों, कोई तत्व क्या करता है, ये दो क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके कुछ यहाँ M पॉजिटिव टाइप की चीजें बना रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की जो प्रक्रिया होगी वो ऑक्सीकरण के अंतर्गत आएगी। और दूसरा इसमें क्या है, अपचयन में ये देखने को मिलेगा कि कोई भी तत्व जो होगा वो क्या करेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हुआ नजर आएगा, और एक्सेप्ट करके वो क्या करेगा, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार कह सकते हैं। तो हमें पता है बच्चों, मैक्सिमम जो तत्व होते हैं यानी धातुएं, जैसे हमारा सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि अपने बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक बनाने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ऐसे तत्व जैसे हमारा क्लोरीन हो गया और सल्फर हो गया, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके नेगेटिव बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ऑक्सीकरण के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना
अपचयन के अंतर्गत आता है। फिर हम ऐसे भी एक कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना दैट इज ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या का घटना ये क्या होगा, अपचयन होगा। तो इसको समझने के लिए बच्चों हमने जैसे बताया किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो जिन भी तत्वों के बाह्य कक्षक में क्रम से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्रम से 1 2 3 4 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 होता है, और जिनमें 5 6 7 करके होते हैं, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 होता है। संख्या का बढ़ना दैट इज ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या का घटना दैट इज अपचयन। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं एग्जांपल से। कैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारा Mg तत्व है मैग्नीशियम, ये क्या कर रहा है Mg यहां से Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया। अब दूसरा हम जानते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारा Sn है, ये 2 पॉजिटिव था, आफ्टर क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn4 पॉजिटिव, दैट इज इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन और अपना ये त्याग दिया। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ Mg पहले जब ये तत्व के फॉर्म में था तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 थी। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या जब ये क्या किया, अपने बाह्य कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2 पॉजिटिव, दैट इज कह सकते हैं कि यहाँ 0 से 2 बढ़ रहा है, यानी 2 की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, 2 की वृद्धि हो रही है। ऐसे Sn में हमने देखा Sn2 पॉजिटिव था, अब ये क्या कर रहा है, Sn4 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और इसने क्या किया, त्याग कर Sn4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज यहाँ पर 2 थी ऑक्सीकरण संख्या और यहाँ पर 4 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज यहाँ भी 2 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, 2 की वृद्धि हो रही है। इसमें भी 2 क्या हो रहा है, 2 की वृद्धि हो रही है, 2 की इंक्रीमेंट, या कह सकते हैं बच्चों इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग करके क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 की वृद्धि हो रही है। अब यहां समझ सकते हैं अपचयन को लेकर ऐसे सेम एग्जांपल से यहां अपोजिटली कैसे बच्चों कि Mg जो 2 पॉजिटिव हुआ करता था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉनों को जब ग्रहण करेगा तो वो अपचयन होगा, तो दैट इज बच्चों ये क्या कर रहा है, Mg में कन्वर्ट हो रहा है, ये Mg में कन्वर्ट हो रहा है। और फिर यहां से हम समझ सकते हैं कि जो Sn4 पॉजिटिव था ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये फिर से किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, Sn2 पॉजिटिव में। तो हमने देखा, और ये भी बच्चों डिफरेंसेस देखा जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या में जो इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है वो राइट साइड में दर्शाते हैं, और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि 2 था, अब इसने 2 एक्सेप्ट कर लिया तो Mg में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ 0, तो यानी +2 से यहाँ 0 हो रहा है, यानी 2 की कमी हो रही है। ऐसे यहाँ Sn4 था, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Sn2 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज बच्चों क्या हुआ, ये इसमें 2 की कमी हो रही है। तो हमने जाना बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। नेक्स्ट बच्चों है हमारा क्या, रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं, तो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसी का कॉम्बिनेशन, यानी दोनों एक साथ ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं। तो बच्चों ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। दैट इज यहां लिख रखे हैं बच्चों, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स अपक्रिया। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों, क्या है, जैसे हमारा दिया है जिंक ऑक्साइड और कार्बन है, ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं बच्चों तो क्या होता है, यहां से जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है। तो बच्चों इसमें हम कैसे समझेंगे कि इस रिएक्शन में कि दोनों एक साथ ये कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है, कैसे अपचयन हो रहा है। तो हमने पिछले जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने जाना कि बच्चों ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। फिर हमने जाना ऐसे ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। तो बच्चों हमने वो सारी डेफिनेशन जब हमारी वहां से क्लियर रहेंगी तभी हमें यहाँ चीजें इसको समझ सकते हैं। तो हम जाने पिछली क्रियाओं में पढ़ा ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का निकलना, अपचयन होता है,
तो बच्चों उसी के बेसिस पे हम जानेंगे इस एग्जांपल पे। जैसे हमने देखा यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन का जब हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसमें ये होगा बच्चों कि ये देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड जो है, अब जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, Zn के साथ O आया है, यानी अब ये रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, Zn यहाँ पे अकेला होता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज कह सकते हैं कि ये जो जिंक के साथ ऑक्सीजन आया था ये यहाँ से अलग हो रहा है। तो ये जिंक के साथ क्या हुआ बच्चों, अपचयन। कैसे, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का त्यागना, दैट इज वहां से ऑक्सीजन अलग होता हुआ नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कार्बन था, तो कार्बन क्या किया बच्चों, वो उसी ऑक्सीजन को ये कार्बन के साथ जुड़ता हुआ नजर आ गया। तो हम इसी रिएक्शन में कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, दैट इज ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया बच्चों, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और वहां Zn ऑक्साइड से क्या हो रहा है कि जो जिंक ऑक्साइड था बच्चों उसमें जिंक के साथ क्या हुआ, अपचयन, दैट इज वहां से क्या हो रहा है, वहां से बच्चों ये ऑक्सीजन निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने बच्चों जाना इस उदाहरण में कि कैसे इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं दोनों साथ साथ हो रही हैं। तो हम इन प्रोसेस को क्या कहेंगे बच्चों, इस अक्रिया को क्या कहेंगे, हम रेडॉक्स अक्रिया के नाम से जानते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण का हमारे दैनिक जीवन में कुछ इसके जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, यानी कह सकते हैं इसके एप्लीकेशन कहाँ पे देखने को मिलेंगे ऑक्सीकरण के। तो ऑक्सीकरण में बच्चों यहाँ पर हमारे टॉपिक में भी दे रखा है दो, एक है हमारा संचारण जिसको कोरेशन और दूसरा विकृत गंधिता होती है। तो एक एक को बच्चों समझ लेते हैं और ये कई बार पूछा भी गया है ये सवाल। तो संचारण क्या होता है कि बच्चों कोई भी धातु होती है तो अपने आसपास के नमी या अम्ल के संपर्क में आने से क्या होता है, वो संचारित होने लगती है, दैट इज उसका संचरण होने लगता है और इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं। और ये बच्चों धातुओं में जैसे मान लीजिए हमारा फेरस वगैरह है या लोहा वगैरह है, तो इसमें ज्यादातर क्या होता है, मॉइस्चर की कंडीशन बनती है, ज्यादा बारिश के सीजन में ऐसा धातुओं में देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है, अपने आसपास के वातावरण से नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज नमी यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वो आपस में रिएक्ट करके क्या करता है, वो संचारित होने लगता है उसका, यानी उनका संचारण होने लगता है। दैट इज यहाँ पर एक रिएक्शन के द्वारा समझ सकते हैं कि ये जैसे फेरस है हमारा, दैट इज आयरन और ऑक्सीजन, ये जैसे ही आपस में संपर्क में आते हैं ये क्या क्या करता है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। दैट इज हम कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसका संचारण यानी Fe का संचारण हो गया। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये संतुलित रिएक्शन नहीं है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, तो बच्चों यहाँ 2 ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ऑक्सीजन 6 इधर भी हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 6, बट Fe यहाँ 2 और 2 4 हो गया, यहाँ Fe 1 है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो रिएक्शन लिखा हुआ ये बच्चों संतुलित समीकरण हो गया। अब हम ऐसे दैनिक जीवन में और भी चीजें देखते हैं, जैसे बच्चों हमारी कोई चांदी के आभूषण वगैरह होते हैं तो उसमें जब ये संचारण की घटना देखने को मिलती है तो उस पर काली परत आ जाती है, और तांबे वगैरह में क्या होता है बच्चों, हरी परत देखने को मिलती है। तो ये हमारी डेली लाइफ में इसके ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे हमारा संचारण है तो ये धातुओं में ज्यादातर देखने को मिलता है। और बच्चों दूसरा हमारा विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है, जैसे कोई वसा युक्त या तेलीय पदार्थ यदि लंबे समय तक इसको कंज्यूम करके रखा जाए तो क्या होता है, उसके स्वाद में और उसकी गंध में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। और यही प्रोसेस जो होता है बच्चों उन पदार्थों में विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। और ये सारे जो हमने देखा संचारण या विकृत गंधिता, ये सारे के बच्चों क्या होते हैं, ऑक्सीकरण के क्या होता है, अपक्रियाओं के हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण है। तो हमने जाना बच्चों इसके बारे में